हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का पार्ट 2 वीडियो। हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखने वाले हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कौन सा भी पार्ट स्किप मत कीजिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ सके। ओके, हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इसके अंडर में आता है 3 कंडीशंस। तो फर्स्ट कंडीशन बताता है कि जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो ग्रेटर है बेंडिंग स्ट्रेस से। सेकंड कंडीशन बताता है कि वो डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो इक्वल है बेंडिंग स्ट्रेस से। और जो थर्ड कंडीशन है वो है डायरेक्ट स्ट्रेस जो है वो स्मॉलर है बेंडिंग स्ट्रेस से। तो हम लोग को याद में क्या रखना है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है वो दोनों कंडीशन है नो टेंशन कंडीशन, और थर्ड जो कंडीशन है वो टेंशन कंडीशन है। मतलब इसका मीनिंग ऐसा है कि अगर हम लोग ये जो कंडीशन है थर्ड कंडीशन अगर वो फील्ड पे आ गई तो हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, थर्ड पॉइंट है अपना लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि इसेंट्रिसिटी होता क्या है। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि लिमिट कहाँ तक होता है इसेंट्रिसिटी का। हम लोग को लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को लगेगा नो टेंशन कंडीशन। हम लोग ने अभी पढ़ा है कि नो टेंशन कंडीशन क्या होता है। नो टेंशन कंडीशन होता है डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला है P/A, मतलब लोड अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वो क्या है बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला M/I/Y होता है। ओके, और मोमेंट का फॉर्मूला होता है P/E। मैंने यहाँ पर पुट करने के बाद ये P कैंसिल हो जाएगा, एरिया वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, E इधर आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। तो E शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू I/A/Y। I/Y होता है Z और ये एरिया तो वहाँ पर है ही। ओके, तो E शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Z/A। ये फॉर्मूला बन गया डेरिवेशन के बाद। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग को क्या पूछा है। ओके, EYY पूछा होगा तो आपको ZYY फाइंड आउट करना पड़ेगा और डिवाइड बाय एरिया करना पड़ेगा। अगर आपको EXX पूछा है तो आपको ZXX फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एरिया करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोर ऑफ सेक्शन क्या होता है। कोर ऑफ सेक्शन और कर्नल ऑफ सेक्शन भी बोलते हैं उसको। उसका डेफिनेशन ऐसा है कि इट इज़ द सेक्शन और जोन एट विच द लोड वी अप्लाइड देयर विल बी ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस, देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस। इसका मीनिंग ऐसा है, एक सेक्शन के अंदर एक जोन होता है जिसमें अगर हम लोग ने लोड अप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। आप कुछ भी किए तभी भी टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, हम लोग को कोर ऑफ सेक्शन फाइंड आउट करना है 2 सेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन और सेकेंड है अपना सर्कुलर सेक्शन। फर्स्ट हम लोग निकालेंगे कोर ऑफ सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ओके, इधर एक रेक्टेंगल है और ये इसको बोलते हैं कोर ऑफ सेक्शन। तो ये EYY है और ये EYY भी है, ये EXX और ये EXX है। ओके, तो हम लोग को ये डेरिवेशन सॉल्व करके डायरेक्ट फॉर्मूला में बता रहा हूँ आपको। EYY आता है B/6 और EXX आता है D/6। ओके, ये जोन को हम लोग बोलते हैं कोर ऑफ सेक्शन और सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए हम लोग उसको बोलते हैं मिडल थर्ड रूल। ओके, मिडल थर्ड रूल ये सिर्फ एप्लीकेबल है सिर्फ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। इसको कोर ऑफ सेक्शन बोलते हैं या फिर मिडल थर्ड रूल बोलते हैं। ओके, ये B है और ये D है, ये B/2 है और ये D का हाफ D/2। ओके, ये फाइनली फॉर्मूला आता है। आप लोग अगर आपको पूछा जाता है कि आपको निकालना है कोर ऑफ सेक्शन, ऐसा बोला जाता है, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके डायरेक्ट EYY और EXX का वैल्यू निकालना पड़ता है। ओके, सेकंड हम लोग देखते हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो सर्कुलर सेक्शन में क्या होता है कि डायमेंशन सेम रहता है, तो EXX और EYY दोनों सेम रहता है। उसका वैल्यू आता है D/8। ओके, इसमें जो सेक्शन होता है हम लोग उसको कोर ऑफ सेक्शन बोलते हैं या फिर सिर्फ सर्कुलर सेक्शन के लिए हम लोग उसको बोलते हैं मिडल क्वार्टर रूल। ओके, मिडल क्वार्टर रूल सिर्फ एप्लीकेबल है सर्कुलर सेक्शन के लिए। ओके, इसमें जो वैल्यू आता है EXX और EYY का दोनों D/8 ही आता है, सेम आता है। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डैम। ये लास्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल में। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है। इसमें बहुत सिंपल है, ये एक डायग्राम निकालने का रहता है और ये सिर्फ 4 सेंटेंस लिखने के होते हैं हमने को। ओके, ये डायग्राम मतलब क्या है, ये एक ट्रेपेजोइडल डैम है। इधर मैंने प्रेशर डायग्राम निकाला है वाटर का। ओके, इधर हाइट रिप्रेजेंट की है मैंने वाटर टेबल की, ये वाटर लेवल है। ओके, ये प्रेशर मैंने एक बेस से लिया है H/3 क्योंकि ये ट्रायंगल है। ओके, ये W मतलब सेल्फ वेट ऑफ डैम है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, और ये वाटर मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी डैम में पढ़ने वाले हम लोग। फर्स्ट कंडीशन स्लाइडिंग। स्लाइडिंग कैसे होता है, इट हैपन्स व्हेन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब ऐसा है, जब ये वाटर फोर्स है
ये बढ़ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स के। फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है, डैम का और ग्राउंड का एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर ये वाटर का फोर्स उससे ज़्यादा हो गया तो डैम आगे मूव करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग। ओके, सेकंड कंडीशन है ओवरटर्निंग। इट हैपन्स व्हेन मूवमेंट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन मूवमेंट ड्यू टू वेट ऑफ डैम। ये कब हो सकता है, अगर एक मूवमेंट प्रोड्यूस करता है वाटर, दिस एंटी क्लॉकवाइज एक मूवमेंट रहता है वाटर का कि डैम को ओवरटर्न करे ऐसा, तो डैम खुद एक उसको इम्पोज करने के लिए एक खुद का मूवमेंट लगाता है, उसके वेट की वजह से एक मूवमेंट आता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट आता है, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम में रहने का रहता है, इसलिए वो उसको बैलेंस कर देता है और वो इक्विलिब्रियम में रहता है। ओके, तो अगर ये जो मूवमेंट है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मूवमेंट अगर ज़्यादा हो गया खुद के वेट से, तो डैम ओवरटर्न होने का चांसेस रहता है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया ओवरटर्निंग। थर्ड होता है क्रशिंग और कंप्रेशन। इफ़ द डैम स्ट्रक्चर इज सस्पेक्टेड टू द एक्सेसिव कंप्रेशन ड्यू टू हैवी वेट और ड्यू टू इट्स ओन वेट। ओके, ये थर्ड पॉइंट क्या बताता है कि अगर डैम का कंस्ट्रक्शन के टाइम या कंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर डैम का खुद का वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसके बेस में जो उसका मेशनरी जो वर्क है या फिर उसका जो स्ट्रक्चर का जो नीचे ब्रिक्स या फिर कंक्रीट जो भी है वो पाउडर फॉर्म में आना चालू हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग और कंप्रेशन। इसलिए उसका जो वेट है हम लोग को डिसाइड करना पड़ता है और वो उसका हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है कि वो मेंटेन रहे वेट। अगर उसने वाटर एब्जॉर्ब किया तो उसका वेट बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग को प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ता है कि उसका वेट ना बढ़े। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया क्रशिंग और कंप्रेशन। फोर्थ पॉइंट है टेंशन एट बेस। ओके, इफ द रिजल्टेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड वेट ऑफ डैम इज नॉट एक्टिंग एट 1/3 पोर्शन ऑफ डैम। ओके, इसका मतलब ऐसा है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है और वेट ऑफ डैम अगर ये 1/3 पोर्शन में एक्ट हो रहा है अभी, अगर ये एक्ट नहीं होता है तो डैम के जो बेस है वहाँ पर टेंशन आता है। ये ओवरकम करने के लिए ये पॉइंट है कि टेंशन एट बेस, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ कंडीशन ऑफ डैम या फिर कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डैम, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो 101% एग्जाम में आता ही है, 4 मार्क्स के लिए आता है। ओके गाइस, दिस वीडियो में इतना ही था। हम लोग आने वाले वीडियो में ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।